हेलो एवरीवन, यूपीपीएससी आरओ की रिवीजन सीरीज के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति, जिसमें सबसे ज्यादा जो पूछे वाले जाने वाले टॉपिक हैं, जैसे कि आपको देखा जाए आर्ट एंड कल्चर में स्थापत्य, वास्तुकला और चित्रकला, साथ ही साथ संगीत, ये जो टॉपिक हैं ये पूछे जाते रहे हैं। इसमें आपको देखा जाए किसके शासनकाल में किस तरीके के विकास हुए, किन चीज़ों का निर्माण हुआ, किसको यहाँ पे प्रश्रय दिया गया, और साथ ही साथ आधुनिक भारत से लेकर के हम देखें प्राचीन से लेकर के आधुनिक भारत के दौरान आर्ट एंड कल्चर में किस तरीके के परिवर्तन और विकास हुए, इनको लेकर के प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। आज हम अपने इस टॉपिक में रिवीजन सीरीज के अंतर्गत इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से जरूरी हैं और जो आपको पता होना चाहिए और जिनको आपको फैक्चुअल डेटा जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सारी चीज़ों का रिवीजन करेंगे। तो एक एक करके हम यहाँ पर इस टॉपिक्स को पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखते हैं। आप मेरे साथ यहाँ पे जुड़ करके एक ही वीडियो में यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर को खत्म करने की कोशिश करते हैं, इसको रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए, जो आर्ट एंड कल्चर की हम यहाँ पे बात करते हैं, ये सिर्फ हम उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति का जो मुख्य केंद्र यहाँ पर रहा है, जो संपूर्ण भारत के दृष्टिकोण से, तो एक काफ़ी सारे हम अलग अलग जो इतिहास हमने पढ़ा, चाहे वो प्राचीन भारत रहा हो, चाहे वो मध्यकालीन भारत रहा हो, या हम आधुनिक भारत रहा हो, वहाँ पे देखें उत्तर भारत जो है या फिर कहें उत्तर प्रदेश जो रहा है, वो लगातार सक्रिय यहाँ पर इन क्षेत्रों में रहा है। अलग अलग शासनकाल में यहाँ पे सक्रिय रूप से यहाँ पे परिवर्तन होते हुए देखा गया। और इसी कारण अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश जो है प्राचीन काल में मध्य देश यानी कि ब्रह्मर्षि देश के नाम से जाना जाता रहा। उसके बाद आर्यों का यहाँ पे आगमन हुआ, जिससे नए प्रकार की आपको देखा जाए तो संस्कृति, कला, साहित्य, राजनीति और इन सब चीजों का एक केंद्र के रूप में यहाँ पर ये उभर कर आता है। समय परिवर्तन के साथ अगर हम देखें, चाहे वो वैदिक काल हो, मौर्य काल हो, गुप्त काल हो, पूर्व मध्य काल हो, उत्तर मध्य काल हो, ब्रिटिश काल हो, यहाँ पर जो एक विकास देखने को मिला, सांस्कृतिक तौर पर भी हमें देखने को मिला, जो गतिविधियां यहाँ पर डेवलप हुई, जो सांस्कृतिक कला यहाँ पर विकसित हुई, वो लगातार आपको डेवलप होती हुई देखने को मिलती है। इसके काफी सारे जो साक्ष्य हैं, स्थापत्य हैं, जो नमूने हैं, वो भी यहाँ पर देखें वर्तमान समय में आपको उपलब्ध मिलते हैं। ब्रिटिश के प्राचार्य नेथोनियन हर्ड के बाद भारतीय प्राचार्य असित कुमार इंद्र के द्वारा उत्तर प्रदेश के कला विकास का यहाँ पर दायित्व को पूरा किया गया। काफी सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इनके द्वारा किए गए, जैसे कि अगर हम देखें उत्तर प्रदेश में जो लखनऊ जनपद में 1911 में सर्वप्रथम जो है कला एक शिल्प विद्यालय की स्थापना हुई, अर्थात सबसे पहली जो कला एवं यहाँ पे शिल्प विद्यालय की स्थापना हुई थी, वो आपको 1911 में लखनऊ में हुआ था। प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि के संरक्षण के अभिलेखीकरण, प्रमाणीकरण, प्रदर्शन, प्रकाशन हेतु 1957 में संस्कृति विभाग की यहाँ पर स्थापना की गई। इसी तरीके से प्रदेश की लोक संस्कृति के उन्नयन, संवर्धन, विकास के लिए लोक कला संग्रहालय लखनऊ की स्थापना भी यहाँ पर की गई है। तो एक तरीके से स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, सरकार के गठन होने के पश्चात कला एवं संस्कृति के विकास को लेकर के अलग अलग विभाग और मंत्रालयों के गठन होने की प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है। इसके बाद देखें 1957 में स्थापित संस्कृत विभाग से संबंधित कार्यों का जो समन्वय रहा, उसके विभागाध्यक्ष स्तर पर संस्कृति निदेशालय के द्वारा यहां पर किया जाने लगा। प्रदेश के सांस्कृतिक क्षेत्र के अंतर्गत अगर हम देखें तो ब्रज, अवध, भोजपुरी, बुंदेलखंड और रुहेलखंड का क्षेत्र यहां पर आपको देखने को मिलता है। वहीं संस्कृत विभाग की गतिविधियों को जिला मंडल स्तर पर संचालन के लिए देखा जाए तो 1996 में आपको क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की भी यहां पर स्थापना की गई। तो इस तरीके से वर्तमान समय में जो एक विकास हमें देखने को मिला, संग्रहण जो भी है, जो भी इतिहास के साक्ष्य में यहां पर मिले, उसको लेकर के स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रशासनिक स्तर पर जो कार्य किए गए वो हमने यहाँ पे देखा। अब चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला कैसी रही है, उत्तर प्रदेश की संगीत कला कैसी रही है, ठीक है, चित्रकला को लेकर क्या है, और उससे संबंधित कुछ विषय वस्तु जो कि आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एक एक करके इनको देखेंगे। सबसे पहले आइए यहाँ पे संगीत कला का इतिहास देखते हैं, पढ़ते हैं क्या है संगीत कला का इतिहास, ठीक है। इसमें देखें उत्तर वैदिक कालीन से लेकर के सामवेद जो है उत्तर प्रदेश में संगीत कला के विकास का प्राचीनतम यहाँ पे प्रमाण आपको प्राप्त होता है। भरत मुनि जो हैं उनके द्वारा रचित नाट्य शास्त्र को संगीत का बाइबल यहाँ पे कहा जाता है। और महात्मा बुद्ध के समकालीन कौशाम्बी नरेश जातक ग्रंथ के अनुसार यहाँ पर देखा जाए
तो वीणा इत्यादि के निर्माण को लेकर भी काम किया गया है। तो एक इंपॉर्टेंट जो फैक्ट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, संगीत का बाइबल किसे कहा जाता है, तो नाट्य शास्त्र को। यहाँ पे संगीत कला के बारे में यहाँ पे जानकारी किस वेद में यहाँ पर मिलती है, तो सामवेद में। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें कुछ वादक यहाँ पे आपको दिए गए हैं, कुछ व्यक्ति दिए गए हैं, उनको लेकर भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं मिलान करने को लेकर। जैसे एक तरफ यहाँ पे सितार, बांसुरी, तबला, सारंगी, शहनाई और उससे संबंधित कौन से यहाँ पर व्यक्ति रहे जो कि इसको वादन से संबंधित यहाँ पर हैं, जो इसके लिए फेमस हैं। तो यहाँ पे कुछ नामों को देख लेते हैं, एग्जाम में अगर पूछा जाता है आपको पता होना चाहिए संगीत कला में। जैसे सितार वादक के रूप में पंडित शंकर, बांसुरी वादक के रूप में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, तबला वादक के रूप में पंडित राम सहाय, कंडे महाराज, किशन महाराज, पंडित समता प्रसाद उर्फ महाराज, शरद महाराज और पंडित रामजी मिश्र। सारंगी वादक पंडित गोपाल जी मिश्र, शहनाई वादक के रूप में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, वायलिन वादक के रूप में पंडित ओमकार नाथ ठाकुर और डॉक्टर एन राजन, और पखावज वादक के रूप में कुंदरू सिंह के नाम आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। चलिए, जैसे हमने कहा कि संगीत कला के साथ साथ चित्रकला जो है उसको लेकर भी एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछने को बन सकते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख चित्रकारों को लेकर के आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कौन से चित्रकार हैं, कहां से संबंधित है, उनके द्वारा कौन सी चित्रकारी है जो कि प्रसिद्ध है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि असित कुमार हल्दर, ये चित्रकार हैं, लखनऊ के रहने वाले हैं। इनके द्वारा जो अब तक की कृतियां रही हैं, जो चित्रांकन यहाँ पे किए गए हैं, जैसे कि प्रकाश वालय, राम वाह गृह, विकासोन्मुख यौवन, वेद का अध्ययन, कुणाल, अकबर तथा मेघदूत, अमर खयाम से संबंधित यहाँ पर देखा जाए तो काफी सारे यहाँ पे चित्रकारी की गई है। रामचंद्र शुक्ल दूसरे ऐसे ही यहाँ पर उत्तर प्रदेश के चित्रकार हैं जो कि बस्ती के रहने वाले हैं। इनके द्वारा पश्चाताप, आकांक्षा, प्रतिशोध, दुस्वप्न, दया, मौत की आंखें, रोगी का स्वप्न, सृष्टि, ध्वंस पराजय की पीड़ा, रामलीला, ध्वंस पराजय की पीड़ा जैसी यहाँ पर रचनाएं जो है, चित्रकारी जो है, इनके द्वारा की गई। तीसरे यहाँ पे भवानी चरण ड्यू, ये भी बस्ती के रहने वाले, यहाँ पे देखें रामलीला इनके द्वारा किया गया है। रणवीर सिंह बिष्ट लखनऊ के रहने वाले हैं। इनके द्वारा देखे जो चित्रकारी की गई है, जैसे कि पहाड़ी लोक नृत्य, पहाड़ी शीत के बचने का सहारा, गांव की सुबह से काम की समाप्ति पर, स्लथ बालक, बाजार, गपशप, शहर की रोशनी, सांझा ढले, जाड़े की रात, पहाड़ी घसियारे और नीलकंठ, ये इनके द्वारा जो चित्रकारी की गई है। इसी तरह रणबीर सक्सेना के द्वारा प्रतीक्षा, बुद्ध का गृहस्थान और झूला, शिवनंदन नौटियाल के द्वारा लखनऊ के रहने वाले हैं सत्यम शिवम सुंदरम, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में हो सकता है, स्टार लगाते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, ये चित्रकारी किसके द्वारा की गई, तो यहाँ पे शिवनंदन नौटियाल के द्वारा। इसी तरह विश्वनाथ मेहता जो प्यासा ऊंट, सोहवाब बिंदी और सृष्टि, इनके द्वारा चित्रकारी की गई है। बंद किशोर शर्मा जो कि देखे जाए खुर्जा के रहने वाले हैं, काली ट्रे, चीनी बर्तनों के डिजाइन। राज कपूर चितेड़ा जो इलाहाबाद के रहने वाले हैं, सचिन तेंदुलकर की 1500 फीट लंबी यहाँ पे एक चित्र श्रृंखला बनाई गई। महेंद्र नाथ बिष्ट के द्वारा देखा जाए तो कांगड़ा व काशी शैली के यहाँ पर विविधता पर काम किया गया। विश्वनाथ खन्ना के द्वारा कानपुर के रहने वाले हैं, ख्याति प्राप्त यहाँ पे आपको कलरिस्ट हैं। कृष्ण खन्ना जो कानपुर के रहने वाले हैं, यूरोपीय शक्तियों के संदर्भ में यहाँ पे देखें क्या है, यूरोपीय मल की मत की यहाँ पर झलक इनके द्वारा दिखाई गई है। मदन लाल सागर जो है ब्रज से संबंधित 21 चित्रों की श्रृंखला इनके द्वारा बनाई गई। इसी तरह अमृता शेरगिल, ये इनका नाम काफी फेमस है और न सिर्फ भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पे अमृता शेरगिल काफी फेमस हैं। तो ये भी देखें गोरखपुर की रहने वाली हैं। इनके द्वारा जो विशिष्ट रचनाएं की गई, जो चित्रांकन किए गए, उसमें विशिष्ट और यथार्थ की गहरी पकड़, उपेक्षित समाज और महिला वर्ग की गहरी संवेदना जैसी ख्याति प्राप्त यहाँ पे चित्रकलाएं इनके द्वारा देखने को मिलती हैं। और अंतिम यहाँ पे देखें तो जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी हैं जो लखनऊ के रहने वाले हैं और ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भित्ति चित्र करने वाले का गौरव यहाँ पर इनको प्राप्त है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट, जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी। तो उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है उसमें जो चित्रकारी की गई है वो इन्हीं के द्वारा यहाँ पर की गई है। अब यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश के छठी से लेकर 12वीं शताब्दी तक, ठीक है, छठी से 12वीं शताब्दी के बीच संगीत कला के विकास में कश्यप, दत्तिक, शार्दुल, मातमंग, अभिनव गुप्त और हरिपाल जैसे प्रख्यात संगीतज्ञों का उल्लेखनीय रूप से योगदान रहा। उत्तर प्रदेश के मध्यकालीन संगीत परंपरा में अमीर खुसरो को महत्वपूर्ण यहाँ पे स्थान दिया जाता है।
अमीर खुसरो को अगर हम देखें, इनको ध्यान रखिएगा, इनको लेकर के प्रश्न हो सकता है। ये कासगंज जिले से पटियाली गांव में 1223 में इनका यहाँ पे जन्म हुआ था। अमीर खुसरो संबंधित कुछ जो तथ्य हैं जो पूछे जाते हैं, जैसे कि ईरानी संगीत रागों में प्रचलित भारतीय रागों का मिश्रण करके इसे ध्रुति मधुर रागों का आविष्कार जो किया गया वो किसके द्वारा किया गया, तो अमीर खुसरो के द्वारा। तो आप कह सकते हैं ईरानी संगीत और भारतीय संगीत का मिला जुला जो स्वरूप प्रस्तुत किया उसका श्रेय जाता है अमीर खुसरो को। इसी तरीके से यहां पे देखें, हिंडोल तथा नौरोज, ठीक है, के मिश्रण से यमन शहनाज एवं पटराग के मिश्रण से जिल्फ और गारा पतवाल, रास्ता को मिलाकर सरपदा और पूर्वी गौड़ कांगली व अन्य राग के मिश्रण से साजगिरी जैसे यहाँ पे आविष्कार यहाँ पे प्रमुख रूप से किए गए। अमीर खुसरो ने ही ईरानी शैली की तरह कव्वाली, तराना, कौल्क लबाना, नक्शे गुल जैसी शैलियां भी इन्हीं के द्वारा प्रचलित हैं। तो ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये शैलियां किसके द्वारा विकसित की गई हैं। इसी तरह अमीर खुसरो ने ही तत्कालीन ध्रुपद गायन शैली में ईरानी संगीत मिश्रण करके नई गायन शैली का निर्माण किया, जो आगे चलकर ख्याल गायन शैली के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो ख्याल गायन भी अमीर खुसरो के द्वारा विकसित की गई है। और किसका मिश्रण है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ध्रुपद और ईरानी संगीत का मिला जो स्वरूप है आपका ध्रुपद ख्याल गायन। इसी तरह बिलावल सप्तक पर आधारित ख्याल गायन शैली ने भारतीय संगीत को दो भिन्न गायन वादन पद्धतियों में विभाजित कर दिया। एक यहाँ पे प्रचलित आपकी हिंदुस्तानी संगीत पद्धति है और दूसरी जो पद्धति यहाँ पे डेवलप हुई वो है दक्षिण भारत में प्रचलित कर्नाटक संगीत पद्धति। इस तरीके से यहाँ पे दो अलग अलग पद्धतियां हैं। इसी तरह अमीर खुसरो के पौत्र मसीद खान ने सितार की वादन शैली को यहाँ पे प्रचलन में लेकर आए। उत्तर प्रदेश में देखें तो भक्ति आंदोलन के प्रादुर्भाव के साथ भक्ति संगीत के क्षेत्र में भी यहाँ पर विविध पक्षीय उन्नति देखने को मिलती है, जिसमें अगर हम देखें सबसे जो एक प्रमुख योगदान के तौर पे महाप्रभु वल्लभाचार्य, इनका क्या योगदान रहा। इनके द्वारा अगर हम देखें तो मथुरा में वृंदावन में पुष्टि संप्रदाय की स्थापना और जिसका मुख्य विषय यहाँ पे कृष्ण लीला थी। तो एक प्रमुख जो संगीत भक्ति संगीत का जो साथ ही साथ अगर हम देखें कृष्ण लीला जैसे मंचन को लेकर के कृष्ण गायन इत्यादि को लेकर के जिस तरह से यहाँ पे शैली को विकसित किया वो महाप्रभु वल्लभाचार्य के यहाँ पे पुष्टि संप्रदाय के द्वारा किया गया। वल्लभाचार्य ने देखा जाए संगीतबद्ध भजन और पदों के गायन को मंदिरों में अर्चना पद्धति के रूप में यहाँ पे प्रचलित किया। जैसे पूजा अर्चना होती है तो अर्चना जो पद्धति यहाँ पर भगवानों के संदर्भ में यहाँ पे की जा रही है उसको प्रारंभ करने का श्रेय यहाँ पे वल्लभाचार्य को जाता है। इसी तरह अगर हम देखें कृष्ण भक्ति से संबंधित संप्रदाय में अष्ट प्रहर उपासना का विशेष यहाँ पे प्रचलन है और वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने कृष्ण लीला गायन संप्रदाय में अष्टछाप कवियों की यहाँ पर स्थापना की थी। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि कृष्ण लीला के संदर्भ में कृष्ण लीला गान संप्रदाय में अष्टछाप कवियों की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो विट्ठलनाथ जो कि किसके पुत्र थे, वल्लभाचार्य के। अब अष्टछाप कवियों में शामिल कौन कौन था ये भी एक क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। अष्टछाप में देखिए जो शामिल कवि हैं सूरदास, नंददास, परमानंद दास, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, छील स्वामी, गोविंद स्वामी और कृष्णदास, ये लोग कवि होने के साथ साथ देखा जाए तो संगीतकार भी यहां पर रहे हैं। अष्टछाप कवियों में गेय पदों की रचना करते थे, उन पदों को प्रहर के अनुकूल यहां पर गाया जाता था। जैसे प्रातः काल के जो गायन पद्धतियां थी उसमें भैरवी, भैरव, ललित रागों को गाया जाता था। मध्यकालीन जो पद थे उसमें सारंग जैसे राग होते थे। संध्याकालीन जो पद थे उसमें यमन, धनाश्री, पुरिया धनाश्री, मलाकौस और कन्हारा राग, कन्हारा यहाँ पे राग जैसे आपको गायन देखने को मिलते थे, जिसमें मल्हार के जो प्रणेता रहे यहाँ पे सूरदास थे। ठीक है, मल्हार संगीत का जो प्रणेता थे राग के वो सूरदास रहे। वहीं स्वामी हित हरिवंश को श्रेष्ठ संगीतज्ञ होने के कारण कृष्ण के वंशी का अवतार भी यहाँ पर आपको माना जाता रहा। तो यहाँ पर उत्तर भारत में अगर हम देखें अलग अलग प्रकार की शैलियों का जो विकास हुआ है, खासकर अगर हम देखें कि संगीत कला में वो आपको काफी यहाँ पर आपको समृद्ध है और अलग अलग समय में अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में अलग प्रकार के यहाँ पे संगीतों का विकास किया गया। इसी तरह निम्बार्क संप्रदाय को देखें कि हरिदास परंपरा सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास का जन्म हुआ। इनका जन्म अलीगढ़ जिले के हरिदासपुर ग्राम में हुआ।
इनका अपने जीवन वृंदावन के निधिवन में यहाँ पर पूरा व्यतीत करते हैं। स्वामी हरिदास ने मंदिरों में ध्रुपद गायन के द्वारा अर्चना पद्धति का श्री गणेश यहाँ पे किया और इनकी ध्रुपद गायन शैली यहाँ पर गोबरहार थी। ठीक है, कौन सी थी? गोबरहार। इसी तरह ग्रंथनाद विनाद में स्वामी हरिदास के शिष्य बैजू बावरा, तानसेन, गोपाल नायक, मदन राय, रामदास, दिवाकर पंडित, सोमनाथ पंडित और सौरसेन, यहाँ पर इन व्यक्तियों का नाम यहाँ पर विशेष रूप से रहा, काफी प्रसिद्ध हुए अलग अलग समय कालों में। सबसे ज्यादा देखा जाए तो मध्यकालीन भारत में इनका काफी ज्यादा नाम रहता है। स्वामी हरिदास ने तानसेन को दीपक राग, बैजू बावरा को मेघ राग और गोपाल गायन को मलकौंस राग से यहाँ पे सिद्धि शक्ति यहाँ पर दी थी। तो तीन जो सबसे ज्यादा यहाँ पर कह सकते हैं प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे राग गायन के संदर्भ में यहाँ पे, वो सभी स्वामी हरिदास के शिष्य रहे हैं। तानसेन दीपक राग के लिए फेमस है, बैजू बावरा मेघ राग के लिए फेमस है और गोपाल गायन मलकौंस राग के लिए फेमस है। इसी तरह स्वामी हरिदास ने प्रसिद्ध वीणा वादन में यहाँ पे सिद्धि प्राप्त की थी और स्वामी हरिदास के अनेक विद्वान ध्रुपद की डांगुर वाणी के प्रवर्तक यहाँ पर माने जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो पूछे जाने की संभावनाएं हैं, उनसे यहाँ पर इन चीजों के क्वेश्चंस को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये सारी चीजें अगर आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे तो संगीत जैसे हो गया, चित्रकला को लेकर जो भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, जो पूछे जाने की संभावना रहती है, वो यहाँ पर हमने देखा। तो हमने चित्रकला संबंधित जो प्रमुख व्यक्ति रहे हैं वो हमने देख लिए। इसी साथ साथ यहाँ पे संगीत कला शैली का जो विकास हुआ है, कौन कौन सी किसके द्वारा किया, वो हमने देखा। अब चलिए बात करते हैं इसी तरह स्थापत्य कला को लेकर किस तरीके के विकास हमें देखने को मिलते हैं। अब देखिए, स्थापत्य कला को लेकर के जो विकास की एक पद्धति हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, इसमें देखिए स्थापत्य क्या है। जैसे सूक्ष्म कलाकार और हस्त निर्मित कलाकार जो कि इंजीनियरिंग और माप की तुलना में सौंदर्य शास्त्र कहीं अधिक यहां पर संबंधित होते हैं। दूसरी ओर वास्तुकला जो है लैटिन शब्द टेक्टन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है निर्माता या कि बिल्डर। तो स्थापत्य कला और वास्तुकला के संदर्भ में यहां पर ये जो बेसिक फैक्ट है ये आपको पता होना चाहिए। अब चलिए हम बात करते हैं भारतीय स्थापत्य कला की जो प्रमुख विशेषताएं और उत्तर प्रदेश में जो विकसित हुई मथुरा कला शैली, उसके बारे में यहां पर क्या है। सबसे पहले देखिए जो स्थापत्य की जो विशेषताएं हैं, जैसे कि मंदिरों में लंबे गलियारों का निर्माण किया जाता रहा है, नक्काशीदार 100 स्तंभों व 1000 स्तंभों वाले मंडपों की विशेष उपस्थिति देखने को मिलती है, ऊंचे और बहुमंजिली गोपुरमों का निर्माण यहां पर देखने को मिला, चमकीले पत्थर तथा पशुओं, देवताओं, राक्षसों की मूर्तियां भी आपको विशेष रूप से देखने को मिलती हैं। मथुरा कला शैली के बारे में अगर हम यहां पर थोड़ा पढ़ते हैं, कैसी है मथुरा कला शैली और इसकी क्या विशेषता है। मथुरा कला शैली के जो उद्भव है संभवतः ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के अंत में कुषाण काल में यहां पर हुआ था। पहली जो फैक्ट यहां पर है, कनिष्क, हुविष्क और वासुदेव के काल में मथुरा कला का सर्वोत्कृष्ट विकास देखने को मिला। इस शैली में उत्कृष्टतम कलाकृतियों का निर्माण हुआ, जिनकी ख्याति जो है चीन तक यहां पर पहुंची। मथुरा कला शैली की जो प्रारंभिक आपको मूर्तियां देखने को मिलती हैं, जिसमें बुद्ध की यहाँ पे प्रतिमा विशेष रूप से बनाई गई हैं, इसमें बुद्ध और बोधिसत्व की गढ़ी हुई और प्रसन्न आकृतियां देखने को मिलती हैं, जिसमें आध्यात्मिकता का आभास नहीं था, परंतु उच्च उत्तर काल में सौंदर्य और धार्मिक भावना का यहाँ पर विकास हुआ है। मथुरा शैली प्रारंभिक भारतीय परंपरा की बहुत यहाँ पे ऋणी है, तथा इसमें उत्तर पश्चिम का अनुकरण किया और एक से अधिक यूनानी और रोमन चेष्टाओं को भी यहाँ पर यह ग्रहण किए हुए हैं। तो भारतीय और रोमन शैली के मिले जुले स्वरूप को हम मथुरा कला शैली के रूप में देख सकते हैं। मथुरा की जो मूर्तिकार है, ठीक है, ने अपनी बौद्ध मूर्तियों के लिए एक और यहाँ पे प्रारंभिक शताब्दियों के हिष्ट पुष्ट यक्ष की मूर्तियों को यहाँ पे आधार बनाया है, और दूसरी ओर देखा जाए तो मुद्रा में जैन तीर्थंकरों से यहाँ पर उन्होंने प्रेरणा ली हुई है। मथुरा से बुद्ध के बोधिसत्व की खड़ी तथा बैठी मुद्रा यहाँ पर आपको विशेष रूप से इसमें देखने को मिलती है। दोनों प्रकार की हैं। कैसी है? मथुरा कला शैली में बुद्ध की खड़ी और बैठी दो मुद्रा यहाँ पर देखने को मिलती हैं, और उनके व्यक्ति में चक्रवर्ती तथा योगी दोनों का ही आदर्श यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जो कि मथुरा कला शैली में बुद्ध इत्यादि की प्रतिमा जो है वो विशेष रूप से आपको देखने को मिलती है, जो उसकी इंपॉर्टेंस है। इसी तरह अगर हम देखें, बुद्ध की जो मूर्तियों में विशेष रूप से कटरा से प्राप्त मूर्तियां विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, जिसमें आपको एक चौकी दिखाई देती है, और इस चौकी पे आपको उत्कीर्ण कुछ लेख भी देखने को मिलते हैं, जो कि बोधिसत्व की संज्ञा उसमें आपको दी गई है। इसमें बुद्ध को भिक्षु वेश में धारण किए हुए दिखाया गया है, और
बोधि वृक्ष के नीचे सिंहासन पर विराजमान है। उनका दायां हाथ आपको अभय मुद्रा में ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। उनकी हथेली और तलवों पर धर्मचक्र और त्रिरत्न के आपको चिन्ह भी देखने को मिलते हैं। मूर्ति के अगर हम पीछे देखें तो वृत्ताकार प्रभामंडल भी आपको दिखाई देगा। समग्रता यह मूर्ति जो है कलात्मक रूप से यहाँ पे अत्यंत ही प्रशंसनीय आपको देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ पर एक अलग ही एक भावावेश में दिखाई देता है। इसी तरीके से बुद्ध मूर्तियों में के अतिरिक्त आपको मैत्रेय, कश्यप, अवलोकितेश्वर बोधिसत्वों की मूर्तियां भी मथुरा में आपको देखने को मिलती हैं। अगर हम बात करते हैं मैत्रेय की, तो मैत्रेय यहां पर आपको अभय मुद्रा में अथवा दाएं हाथ में कमल नाल लिए हुए, बाएं हाथ में अमृत घट लिए हुए आपको दिखाई देते हैं। बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं भी यहां पर सभी स्तंभों में आपको उकेरी गई हैं। उनके जन्म, अभिषेक, महाभिनिष्क्रमण, संबोधि, धर्मचक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण जैसी जीवन की विविध घटनाओं का कुशलतापूर्वक इसमें अंकन किया हुआ है। मथुरा के कलाकारों ने ईरानी और यूनानी कला के कुछ प्रतीकों को विग्रहण कर इसे भारतीयता का रंग इसमें चढ़ाया हुआ है, और यही कारण है कि मथुरा की कुछ बुद्ध मूर्तियों में गंधार मूर्तियों के लक्षण भी आपको दिखाई देते हैं। कुछ मूर्तियां देखी जाए तो मूछ और चप्पल भी यहाँ पर इसमें साथ साथ आपको दिखाई गई है, उसका भी यहाँ पर निर्माण किया गया है। मथुरा के शिल्पियों में बुद्ध और बोधिसत्व मूर्तियों के अतिरिक्त हिंदू एवं जैन मूर्तियों का भी निर्माण देखने को मिलता है। हिंदू देवताओं की बात करें इसमें विष्णु, सूर्य, शिव, कुबेर, नाग, यक्ष इत्यादि यहाँ पे प्रतिमाएं हैं जो विशेष रूप से आपको उल्लेखनीय हैं। वहीं मथुरा और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में अब तक 40 से अधिक विष्णु मूर्तियां आपको प्राप्त की जा चुकी हैं। अधिकांश जो मूर्तियां हैं वो चतुर्भुजी हैं। विष्णु के अवतारों से संबंधित जो मूर्तियां हैं वो इसमें आपको प्राय यहाँ पे नहीं मिलती हैं। इसमें शिव प्रतिमाएं मानो दोनों रूपों मिलती हैं। जो शिवलिंग कई प्रकार के हैं, एक मुखी, दो मुखी, चार मुखी और 5 मुखी आपको शिवलिंगों की यहाँ पर एक साक्ष्य यहाँ पर देखने को मिलते हैं। शिव के साथ उनकी अर्धांगिनी पार्वती की प्रतिमा पहली बार संभवतः मथुरा में ही कुषाण कलाकारों के द्वारा आपको बनाई गई है। तो ये जो विशेषता है मथुरा कला शैली की, जो इसका विकास हुआ है, जो इस तरीके की प्रक्रियाएं यहाँ पर देखने मिलती हैं, जिस तरीके का निर्माण यहाँ पर किया गया है, वो यहाँ पर विशेष रूप से आपको उल्लेखनीय रहा है। इसी तरीके से मथुरा में इस समय पाशुपत संप्रदाय के अनुयायी बड़ी संख्या में निवास करते थे। मथुरा कला जो है सूर्य प्रतिमाओं का भी यहाँ पर आपको निर्माण मथुरा कला शैली में देखने को मिलता है। मानव रूप में सूर्य को लंबी कोट, पतलून, बूट पहने हुए 2 से 4 घोड़ों के रथ में सवार मूलतः दिखाया गया है। जैन मूर्तियों की बात करें तो यहाँ पर 2 तरीके की दिखाई गई हैं। खड़ी मूर्तियां हैं जो कि कार्योत्सर्ग मुद्रा में हैं, और जो बैठी हुई मूर्तियां हैं वो पद्मासन मुद्रा में हैं। इसी तरीके से जो खड़ी मुद्रा है, जो कार्योत्सर्ग मुद्रा है, जो मूर्तियां हैं इसमें पूर्णतः ये नग्न हैं और उनकी भुजाएं घुटनों के नीचे तक यहाँ पर आपको फैली हुई हैं। भौहों के बीच देखा जाए तो केशपुंज भी आपको बनाया गया है। वहीं बैठी हुई जो पद्मासन मूर्तियां हैं उनमें अगर हम देखें तो ध्यान मुद्रा में है, और इनकी दृष्टि जो है नासिका के अग्रभाग पर मूलतः केंद्र दिखाई गई है। इनके आसन के सामने बीच में धर्मचक्र और पार्श्व भाग में यहाँ पर सिंह भी आपको बनाया गया है। इसी प्रकार जो मथुरा और उसके देखा जाए आसपास के जैन तीर्थंकर हैं, उनकी पाषाण मूर्तियां भी इसमें देखने को मिली हैं, जो कला की दृष्टि महत्वपूर्ण स्थान यहाँ पर आपको रखती हैं। मथुरा कला शैली की जो शिल्पकारी में आपको बहुत सारे सुंदर नमूने भी इसमें देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर बुद्ध एवं बोधिसत्व मूर्तियों के अतिरिक्त मथुरा में कनिष्क की सिर रहित यहाँ पर मूर्ति मिली है, जिसमें महाराजा धीराज देवपुत्र कनिष्को इत्यादि भी यहाँ पर अंकित दिखाई गया है। यह खड़ी मुद्रा में है और जिसमें 5 फुट 7 इंच यहाँ पर ये ऊंची है। जो इसमें देखा जाए शाहजहां घुटने कोट पहने हुए हैं और पैरों में भारी जूते हैं। दायां हाथ गदा पट्टिका है तथा बाएं हाथ में यहां पर तलवार उनके द्वारा एक तलवार पकड़ी गई है। चलिए, इसी तरह कला की दृश्य प्रतिमा जो हो चकोट की है। मूर्तिकार सम्राट की पाषाण मूर्ति बनाने में अद्भुत यहां पर सफलता उन्हें मिली है। शिल्प की दृष्टि से सम्राट का यथार्थ रूपांकन भी यहां पर इस मूर्ति को माना जाता है। मथुरा कला शैली में बनी कुछ मूर्तियों पर यूनानी प्रभाव भी परिलक्षित होते हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि मथुरा जो है बौद्ध मूर्तियां गंधार से सर्वथा आपको स्वतंत्र दिखाई देंगी। कुछ चीजों को छोड़ करके यहाँ पर मूलतः आपको बाकी चीजें एकदम अलग है और उनका आधार भी आपको भारतीय है।
वासुदेव शरण अग्रवाल के मतानुसार देखें सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया और इनके लिए पर्याप्त यहाँ पे धार्मिक आधार भी वो देते हैं। उनके अनुसार मूर्ति की कल्पना धार्मिक भावना की तुष्टि के लिए ही यहाँ पर होती है। अब अगर हम बात करें कि मथुरा कला शैली को यदि आपको परिभाषित करता है तो आप किन पॉइंट्स में उसे यहाँ पर बता सकते हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं। तो यहाँ पे देखिए इस कला शैली में बनी मूर्तियों का निर्माण जो है सफेद चित्ती वाले लाल रवादार पत्थर से किया गया है, पहली चीज। दूसरा, स्त्री मूर्ति के नेत्र जो है चंचलता की छाप दिखाई देती है और नेत्रों में यहाँ पे कटाक्ष और बांकपन में भारतीयता स्पष्ट रूप से झलकती है। मथुरा कला की बुद्ध मूर्ति सिंहासनासीन है, खड़ी आकृति भी यहाँ पर आपको इसमें दिखाई देती है। जो खड़ी आकृतियां हैं मूर्तियां, उनके पैरों के नीचे सिंह की आकृति यहाँ पर आपको दिखाई गई है। इन शैली में निर्मित मूर्तियों में कम से कम अलंकरण और वस्त्रों का यहाँ पर प्रयोग मिलता है और जैन मूर्तियों के वक्ष स्थल पर पवित्र मांगलिक चिन्ह भी वत्स यहाँ पर अंकित मिलता है। तो मथुरा कला शैली के संदर्भित यहाँ पर ये कुछ प्रमुख आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से मथुरा कला शैली में आपको आभूषणों से लदी स्त्रियां, आकृतियां नितंब पर अत्यंत चौड़ी और कमर पर पतली हैं, चपल मुद्रा में खड़ी हुई सिंधु सभ्यता की नर्तकों वाला यहाँ पर स्मरण आपको कराती हैं। और वास्तव में देखें तो मथुरा की जो कलाकृतियां हैं वैदेशिक प्रभाव से आपको मुक्त दिखाई देती हैं। इस काल में भरहुत और सांची की प्रतिमा भारतीय कला का यहाँ पर आगे बढ़ाई है। अपनी मौलिकता, सुंदरता, रचनात्मकता और विविधता, कलात्मक सृजन के कारण मथुरा कला भारतीय कला में एक महत्वपूर्ण आपको स्थान रखती है। वहीं मथुरा कला के संदर्भ में देखा जाए तो इसका संबंध जो है बौद्ध, जैन, ब्राह्मण, हिंदू सभी धर्मों से यहाँ पे रहा है। मथुरा कला शैली की दीर्घजीवता प्रथम शताब्दी ईस्वी से लेकर के आपको चतुर्थ शताब्दी ईस्वी तक देखने को मिलती है। मथुरा कला के मुख्य केंद्रों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मथुरा है, तक्षशिला है, अहिच्छत्र है, श्रावस्ती है, वाराणसी और कौशाम्बी में मुख्य रूप से देखने को मिलती हैं। मथुरा शैली में सीकरी रूप बल, मध्यकालीन फतेहपुर सीकरी, लाल चित्तीदार पत्थर और श्वेत चित्तीदार पत्थर का भी यहाँ पर इस्तेमाल इसमें देखने को मिलेगा। मथुरा मूर्तिकला शैली में बुद्ध आसन पर बैठे हुए हैं, स्थानक खड़े हुए हैं, दोनों स्थितियों में यहाँ पर प्रदर्शित किया हुआ है। मथुरा शैली में बुद्ध प्रायः वस्त्र रहित, बाल विहीन, मूछ विहीन, अलंकरण विहीन किंतु पीछे प्रवाह मंडल युक्त आपको दर्शाए गए हैं। मथुरा कला में बुद्ध समस्त प्रसिद्ध मुद्राओं में प्रदर्शित किए गए हैं, चाहे वहां पर आपको वरद हस्त मुद्रा हो, अभय मुद्रा हो, धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा हो या भूमि स्पर्श मुद्रा हो, यहाँ पर बुद्ध की प्रतिमाएं इन सभी मुद्राओं में आपको मिलती हैं। ये क्वेश्चन हो सकते हैं कि मथुरा कला शैली में बुद्ध की प्रतिमा किन मुद्राओं में मिलती है या नहीं मिलती है, कहाँ आपको मथुरा कला शैली के साक्ष्य आपको मिलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया कि मथुरा, तक्षशिला, अहिच्छत्र, श्रावस्ती, वाराणसी, ठीक है, किन पत्थरों से इनकर बनाया गया है। तो ये जो क्वेश्चन, जो फैक्ट है, आपको मथुरा कला शैली वास्तुकला जो है, जो स्थापत्य है, वो आपको इसमें पता होना चाहिए। तो वास्तुकला को लेकर जो यहाँ पर एक प्रक्रिया है मथुरा कला शैली को लेकर हम देख रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ ही रहे हैं तो हम थोड़ा सा अंतर भी आपको मैं बता देता हूँ। मथुरा कला शैली के साथ साथ अमरावती और गांधार कला शैली में अंतर क्या है। तो यहाँ पे देखिए, पहला गांधार है, दूसरा मथुरा है और तीसरा अमरावती शैली है। कालखंड की बात करें, जहां गांधार शैली मौर्योत्तर काल के समय विकसित हुई, यहाँ पे मथुरा कला शैली भी मौर्योत्तर काल में मानी जाती है और यहाँ पर अमरावती शैली भी मौर्योत्तर काल की विकसित है। संरक्षण देखा जाए तो कुषाण शासकों के द्वारा गांधार शैली को मिला है, मथुरा कला शैली को भी कुषाण शासकों के द्वारा संरक्षण दिया गया, जबकि सातवाहन राजाओं के द्वारा अमरावती शैली को संरक्षण दिया गया। प्रभाव और विस्तार की बात करें तो जहां गांधार शैली का विकास उत्तर पश्चिम सीमांत और आधुनिक कंधार के क्षेत्र में है, वहीं गांधार शैली मथुरा, सोंग, कांकली, टीला और उसके आसपास के क्षेत्रों में फैली हुई है। और अमरावती शैली की बात करें तो कृष्ण गोदावरी की निचली घाटी, अमरावती, नागार्जुन कोंडा और उसके आसपास के क्षेत्रों में फैली हुई दिखाई देती है। बाह्य प्रभावों की अगर हम बात करें तो इसमें गांधार शैली में यूनानी मूर्तिकला का यहाँ पे एक व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है, जबकि मथुरा कला शैली जो मूलतः आपको स्वदेशी प्रभाव लिए हुए है, बाह्य प्रभाव यहाँ पर बहुत ही कम है या नदारत समझिए, जबकि अमरावती शैली देखा जाए तो ये स्वदेशी रूप से विकसित हुई है। धार्मिक संबद्धता की अगर हम बात करें, जहां गांधार शैली जो है ग्रीको रोमन देवताओं और मंदिरों से प्रभावित रूप से बौद्ध की चित्रकला संबंधित है। मथुरा शैली यह सभी धर्मों से, हिंदू, जैन, बौद्ध तीनों ही धर्मों से संबंधित है और अमरावती शैली देखा जाए तो मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्रयुक्त की बात करें तो प्रारंभिक गांधार शैली में नीले, धूसर, बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया, जबकि बाद में इसमें मिट्टी और प्लास्टर का भी उपयोग के साक्ष्य मिले हैं। जबकि मथुरा जो शैली देखें तो चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर का मूलतः उपयोग इसमें किया गया है।
सफेद चित्तीदार पत्थर भी हैं और सफेद संगमरमर का जो उपयोग किया गया है वो अमरावती शैली में किया गया। बुद्ध मूर्ति की जो विशेषताएं हैं, आपको गांधार शैली में जो बुद्ध देखने को मिलते हैं उनकी मूर्तियां लहराते घुंघराले बाल, आध्यात्मिक योगी, मुद्रा आभूषण रहित, जटायुक्त, आधी बंद आंखें और आधी खुली आंखें देखने को मिलती हैं। वहीं मथुरा कला शैली में बुद्ध को देखें तो प्रसन्न चित्त चेहरा है, तंग कपड़े हैं, हिष्ट पुष्ट शरीर है, बाल मुंडित सर है, पद्मासन मुद्रा है और सिर के पीछे यहाँ पे प्रभा मंडल है। वहीं अमरावती ग्रंथ शैली की बात करें तो इसमें मूर्तियों को सामान्यतः बुद्ध के जीवन, जातक, कथाओं की कहानियों को इसके माध्यम से दर्शाया गया है। अब चलिए यहाँ पे अलग अलग समय काल में जो मंदिर स्थापित हुए हैं प्रदेश में, तो वास्तुकला और स्थापत्य को भी देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। जैसे कि राज्य में गुप्त कालीन प्रमुख मंदिर कौन कौन से, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। जैसे कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ है, झांसी में। भीतरगांव कहाँ पड़ता है, कानपुर में। किस समय बना, गुप्त काल में बनाया गया। भीतरी जो है आपका गाजीपुर का ईंट निर्मित यहाँ पर आपका मंदिर है, तो भीतरी का जो मंदिर है वो आपको ईंटों से निर्मित है और गाजीपुर में है, गुप्त काल में निर्मित किया गया। सरकी साम्राज्य के समय में अगर हम देखें तो अटाला मस्जिद है, खालिस मुखालिस है, झंझरी है, लाल दरवाजा है। राज्य में रगड़ा शैली में प्रमुख मंदिर हैं और काशी विश्वनाथ मंदिर और दुर्गा मंदिर आपको शरकी साम्राज्य में प्रमुख आपको स्थापत्य हैं। मध्यकाल की अगर हम बात करें तो मध्यकाल में शुरू में जौनपुर के शरकी शासकों के संरक्षण में स्थापत्य को शरकी शैली यहां पर कहा जाता है, ठीक है। तो शरकी साम्राज्य में जिन चीजों का निर्माण हुआ जैसे अटाला, झंझरी मस्जिद, लाल दरवाजा, उनको हम शरकी शैली में कहते हैं। यहाँ के निर्माणों में अटाला मस्जिद, खालिस मुखलिस, झंझरी, लाल दरवाजा प्रमुख रूप से आपको देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से इब्राहिम शर्की के द्वारा 1408 में निर्मित कराए गए अटाला मस्जिद जौनपुर के अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए यहाँ पे एक आदर्श के रूप में देखा गया। वहीं अगर हम मुगल काल में देखें तो बाबर ने अयोध्या और संभल में मस्जिदें बनवाई हैं। अकबर ने शाहजहां के समय में प्रदेश में स्थापत्य कला का सबसे ज्यादा विकास देखने को मिलता है। इन दोनों के निर्माणों में फतेहपुर सीकरी नगर, आगरा का किला, इमारतें, सिकंदरा में अकबर का किला, आगरा महल, ताजमहल, ऐसे काफी सारे स्थापत्य जो हैं आपको देखने को मिलते हैं, खासकर अकबर और यहाँ पे शाहजहां के द्वारा। इस काल की प्रमुख विशेषता क्या रही है, तो ज्यादातर देखा जाए तो लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है एवं संगमरमर के उपयोग भी यहाँ पर शाहजहां के काल में देखने को मिलते हैं। अकबर के काल में लाल बलुआ पत्थर का ज्यादा प्रयोग किया गया है, जबकि यहाँ पे संगमरमर का प्रयोग जो है वो आपको ज्यादातर प्रयोग यहाँ पे शाहजहां के काल में देखने को मिला। चिकने और रंग बिरंगे फर्श यहाँ पर देखने को मिलती हैं, महीन पच्चीकारी देखने को मिलती है और जड़ाऊ यहाँ पे काम भी देखने को मिलता है। शाहजहां के काल में अकबर के द्वारा लाल बलुआ पत्थर से बनाई गई अनेक इमारतों को तोड़कर फिर से यहाँ पे संगमरमर का बनाया गया। इनमें प्रमुख दीवाने आम और दीवाने खास आपको हैं। शाहजहां के द्वारा बनवाए गए ताजमहल का पूरा निर्माण देखा जाए तो मकराना संगमरमर से हुआ, जो कि स्थापत्य कला का अद्वितीय यहाँ पर नमूना स्वीकार किया जाता है। आधुनिक काल में आते हैं। आधुनिक काल में अगर हम देखें प्रदेश में अवध के नवाबों और अंग्रेजों के द्वारा जो निर्माण यहाँ पर कराए गए, जहां अवध के नवाबों के द्वारा फैजाबाद और लखनऊ में अनेक निर्माण कराए गए। वहीं लखनऊ की जो प्रमुख इमारतें हैं जैसे कि असफुद्दौला का इमाम बाड़ा है, केसर बाग स्थित मकबरा है, लाल बरादरी है, रेजिडेंसीज हैं, रूमी दरवाजा है, हुसैनाबाद का इमाम बाड़ा है, छतर मंजिल है, मोती महल है, केसर बाग है, इसी तरह आपको देखा है दिलकुश उद्यान है, सिकंदरा बाग है। ये आपको लखनऊ के कुछ प्रमुख स्थापत्य नमूने हैं। उत्तर प्रदेश के वास्तुकला विविध उदार बौद्ध, हिंदू, इंडो इस्लामिक वास्तुकला का संयोजन मूल रूप से इसमें देखने को मिलता है। इंडो इस्लामिक अगर हम बात करें, इंडो यूरोपियन आर्किटेक्चर जो स्टाइल है, इसके दो यहाँ पे स्थापत्य स्मारक आपको एक तो देखने को मिलता है ताजमहल, आगरा का किला के साथ साथ फतेहपुर सीकरी की बस्ती जो मुगल सम्राट यहाँ पे अकबर के द्वारा बनाई गई थी। तो एक इंडो इस्लामिक संस्कृति का विकास जो है किस तरीके की शैली में हुआ है, ये उसके प्रमुख नमूने हैं। आइए इसके साथ साथ यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में देखा जाए तो यहाँ पे आगरा के ताजमहल को यहाँ पर शामिल किया गया है। भारत में देखा जाए तो आगरा का जो ताजमहल एक ऐसा गंतव्य है जहाँ पे काफी सारे लाखों की मात्रा में यहाँ पे पर्यटक आपको हर वर्ष आते हैं। इसी तरह सारनाथ में देखा जाए तो पुरातात्विक स्थल है, धाम स्तूप है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। सारनाथ में अधिकांश प्राचीन इमारतें संरचनाओं को तुर्कों के द्वारा यहाँ पे क्षतिग्रस्त कर दिया गया है या तो नष्ट कर दिया गया है।
इसके कुछ खंडहर ही यहाँ पर आपको शेष बचे हुए दिखाई देते हैं, जैसे कि धमेक स्तूप, यह एक प्रभावशाली 128 फीट ऊंचा और 93 फीट यहाँ पर व्यास में बना हुआ है। इसी तरह धर्मराज का स्तूप का कुछ पूर्व अशोकन स्तूपों में से एक है, हालांकि यहाँ पर केवल नींव ही यहाँ पर अब शेष बची है। इसी तरीके से अशोक स्तंभ यहां पर निर्मित है, जो मूल रूप से आपको शेर अशोक का है, जो राजधानी में यहां पर वर्तमान में सारनाथ संग्रहालय में संग्रहित है। तुर्क आक्रमण के दौरान इसे तोड़ दिया गया, लेकिन आधार अभी भी यहां पर मूल स्थान पर है। सारनाथ पुरातत्व संग्रहालय में अशोक के जो यहाँ पे शेर हैं, वो यहाँ पर जो कहते हैं अशोक स्तंभ है, मूलतः हम कहते हैं, उसके ऊपर जो बने हुए यहाँ पर आपको शेर, वो यहाँ पर आपको जमीन से 45 फीट नीचे अशोक के ऊपर यहाँ पे बची हुई है। अशोक स्तंभ यहाँ पे हम कहते हैं। भारतीय ध्वज पर भारत का राष्ट्रीय जो प्रतीक है, राष्ट्रीय प्रतीक यहीं से लिया गया है। और संग्रहालय में धर्मचक्र मुद्रा में बुद्ध की यहाँ पे एक प्रसिद्ध और परिष्कृत बुद्ध प्रतिमा भी आपको देखने को मिलती है। बौद्धों के लिए सारनाथ 4 तीर्थ स्थलों में से यहाँ पर हैं, गौतम बुद्ध के द्वारा जो निर्दिष्ट किए गए थे। इसके अलावा 3 जो अन्य है, उसमें कुशीनगर, बोधगया और लुम्बिनी यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये भी बुद्धों के संदर्भ में यहाँ पे एक प्रसिद्ध स्थल है। इसी तरह हिंदू अगर हम स्मारकों की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दशावतार मंदिर जो देवघर में है, काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है, और कृष्ण जन्मभूमि यहाँ पर मथुरा में है, जो कि प्रमुख आपको हिंदी स्मारक और वास्तुकला के यहाँ पे नमूने देखने को मिलते हैं। इंडो इस्लामिक की अगर हम बात करें, यहाँ पर मुख्य रूप से पक्ष विपक्ष में ईवान का नेतृत्व करते हुए अटाला मस्जिद आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो इंडो इस्लामिक संस्कृति का यहाँ पर एक पक्ष रखता है। सल्तनत काल में अगर हम देखें, जो अटाला मस्जिद है जौनपुर में, हिंदू वास्तुकला का यहाँ पर काफी ज्यादा इसमें आपको प्रभाव देखने को मिलता है। अटाला मस्जिद में या पूरे मस्जिद में हिंदू शैली की वास्तुकला का ही यहाँ पे स्पष्ट एक साक्ष्य देखने को मिलता है। ऐसी समानता के कारण अटाला मस्जिद अटाला देवी के मंदिर के स्थान पर यहाँ पर स्थित ये भी माना जाता है, और इसलिए अटाला मस्जिद जो है जौनपुर के नाम पर इस हिंदू मंदिर से यहाँ पर आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। अर्थात हो सकता है अटाला जो हिंदू मंदिर है उसको तोड़ करके इसे बनाया गया हो, तो ऐसे भी साक्ष्य हो सकते हैं। इसके अलावा मुगल काल में अगर हम देखें, जो स्थापत्य के नमूने हैं वो भी इसमें देखें तो बुलंद दरवाजा और फतेहपुर सीकरी का यहाँ पर आप देख सकते हैं। 3 विश्व विरासत स्थल भी यहाँ पर आपको यूपी में है, जैसे कि ताजमहल है, आगरा किला है और निकटवर्ती फतेहपुर सीकरी है। इलाहाबाद का जो किला है गंगा नदी के संगम पर है, यमुना के तट पर मूलतः स्थित है। यह अकबर के द्वारा निर्मित सबसे बड़ा किला यहाँ पर था। इसी तरह ताजमहल को अगर हम देखें तो आगरा में मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल में के दौरान 1632-1647 के बीच यहाँ पर निर्मित किया गया। मुगल वास्तुकला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों में से एक माना जाता है, और साथ ही यहाँ पर इंडो इस्लामिक वास्तुकला के पूरे कह सकते हैं कि चरमोत्कर्ष के रूप में भी इसे यहाँ पर देखा जाता है। इसी तरीके से पहले मुगल इमारतें मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर का निर्माण हुआ। शाहजहां ने अर्धकीमती पत्थरों तथा सफेद संगमरमर का इसमें उपयोग को बढ़ावा दिया। उनके संरक्षण में इमारतें शोधन के नए स्तर पर पहुंच गए और चारों ओर देखा जाए तो विशाल बागानों से यहाँ पर आपको घिरा हुआ बनाया गया। अवध में अगर हम ऐसे देखें तो राज्य की राजधानी लखनऊ में कई खूबसूरत ऐसी इमारतें आपको स्मारक देखने को मिलते हैं, जैसे कि बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा। अवध काल में ब्रिटिश रेजिस्टेंसर के क्वार्टर क्षतिग्रस्त परिसर को संरक्षित किया गया है, जिन्हें यहाँ पर अब बहाल किया जा रहा है। तो ये बड़ा इमामबाड़ा का मुखौटा है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये लखनऊ में यहाँ पर आपको है। और आसपास देखा जाए तो गार्डन एरियाज भी यहाँ पर आपको डेवलप किए गए हैं। इसी तरह यूरोपीय शैली की अगर हम बात करते हैं तो यूरोपीय शैली में इलाहाबाद का पब्लिक लाइब्रेरी, स्कॉटिश बैरोनियल शैली, ऑल सेंट कैथेड्रल, इलाहाबाद और कानपुर मेमोरियल चर्च में स्थित गोथिक रिवाइवल आर्किटेक्चर, गोथिक पुनरुद्धार शैली उत्तर प्रदेश की प्रमुख यहाँ पर यूरोपीय शैली की इमारतें आपको देखने को मिलती हैं। इंडो सैरसैनिक यहाँ पे आर्किटेक्चर को अगर हम देखें तो लखनऊ में यहाँ पर आप देख सकते हैं चारबाग जो रेलवे स्टेशन है, कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, ये इंडो सौरसैनिक यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जो रेलवे स्टेशन है ये इंडो सौरसैनिक शैली में यहाँ पर आपको डेवलप किए गए हैं। इसके अलावा कुछ अलग अलग मंदिर हैं, जैसे कि मूल गंधा कुती विहार बौद्ध मंदिर सारनाथ में ये स्थित है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सारनाथ में ये तिब्बती समुदाय का एक मंदिर है। श्रीधि जैन मंदिर यहाँ पे सिंहपुरी में है, जो कि आप एक अलग अलग स्थापत्य के नमूने यहाँ पर आप इनकी शैली के माध्यम से समझ सकते हैं। ये भी एक जैन मंदिर है जो सारनाथ में धम्मे के स्तूप के ठीक पीछे आपको श्री दिगंबर जैन का मंदिर है। पंचमहल है जो कि फतेहपुर सीकरी में है। वाराणसी में आप यहाँ पे गंगा महल घाट आप देख सकते हैं।
अब मथुरा के पास बरसाना मंदिर राधा कृष्ण की पूजा के लिए यहाँ पर आपको समर्पित है। बुलंद दरवाजा जो आपको फतेहपुर सीकरी में है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। और रिसेंट में एक और कथानक इसमें और जोड़ दिया जाए जो आपकी कला संस्कृति का एक हिस्सा यहाँ पर माना जाता है कि अभी आप देखें तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और राम मंदिर के निर्माण को लेकर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शैली में बनाया जा रहा है, उसकी क्या यहाँ पे विशेषता है। तो देखा जाए तो राम मंदिर जो है वो नागर शैली में बनाया जा रहा है। तो नागर शैली के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखा जाए तो यह चर्चा है कि अयोध्या में बनने वाले जो रामलला का यहाँ पे मंदिर है नागर शैली का है और हिंदू स्थापित कला के प्रमुख 3 मंदिर निर्माण शैलियों में से देखा जाए तो नागर शैली यहाँ पर एक है। अधिकांश जो यहाँ पर मंदिर है उत्तर भारत में खासकर वो आपको नागर शैली में बने हुए दिखाई देते हैं। और अयोध्या में देखा जाए जो राम मंदिर का जो डिजाइन है वो चंद्रकांत सोमपुरा के द्वारा किया गया है। एक इफेक्ट ये ध्यान रखना है। जो गुजरात के यहाँ पे पालीताड़ा से हैं और इनके पिता प्रभाशंकर भाई सोमपुरा गुजरात के सोमनाथ मंदिर के शिल्पकार रहे हैं। गृह मंत्रालय के अधीन राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट का यहाँ पे गठन हुआ है और राम मंदिर का मॉडल जो है पहले 1989 में प्रयागराज कुंभ मेले में यहाँ पर आपको रखा गया था। नागर शैली के बारे में अगर हम बात करें इसकी क्या विशेषता होती है तो मंदिर निर्माण की यह जो शैली है 7वीं शताब्दी के बाद परमार शासकों के द्वारा उनके काल में विकसित हुई। वास्तुशास्त्री जॉर्ज मिशेल की पुस्तक द हिंदू टेम्पल एंड इंट्रोडक्शन टू इट्स मीनिंग एंड फॉर्मिंग के अनुसार परमार राजाओं ने बहुत से मंदिर यहाँ पर बनवाए और सभी इसी शैली में थे। इस चतुष्कोणीय और वर्गाकार यहाँ पर होते हैं जो कह सकते हैं कि जो नागर शैली होती है वो कैसी होती है उसके मंदिर। यहाँ पर इस शैली के मंदिरों की विशेषता है कि इनका आधार से शिखर तक चतुष्कोणीय या वर्गाकार होगा। शैली के निर्माण में हिमालय के से लेकर के विंध्य पर्वतमाला तक यहाँ पर आपको एक श्रृंखला देखने को मिलती है। शिल्पशास्त्री मानते हैं कि नागर जो शब्द है ये नगर से यहाँ पर लिया गया है। शासकों ने उस काल के प्रमुख नगरों में जो मंदिरों का निर्माण कराया इसी के शैली में कराया, इसलिए इसे नागर शैली यहाँ पे कहा जाने लगा। इस शैली के प्रसिद्ध मंदिरों की बात करें तो खजुराहो का मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर और सोमनाथ का मंदिर यहाँ पर आपको नागर शैली में बने हुए प्रमुख मंदिर हैं। नागर शैली के साथ साथ यहाँ पे द्रविड़ और बेसर शैली को भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं क्योंकि 3 प्रमुख शैलियां हैं। तो द्रविड़ शैली की बात करें तो दक्षिण भारत की प्राचीन मंदिर निर्माण शैली है। तमिलनाडु के अधिकांश मंदिर जो है द्रविड़ शैली पे बने हैं। इसमें मंदिर का आधार भाग जो होता है आयताकार होता है। इसका शिखर विमान कई मंजिलों में पिरामिड के आकार के होते हैं। विमान में आमलक और कलश भी होते हैं नहीं होते और इनकी जगह स्तूपिका होती है। इनके विशाल प्रांगण कई छोटे छोटे मंदिर पुरस्करणीय जलाशय बनाए जाते हैं और जो मुख्य प्रवेश द्वार होता है उसमें गोपुरम होता है और विशाल द्वीप स्तंभ और ध्वज स्तंभ भी यहाँ पर आपको रहते हैं। वहीं बेसर शैली की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बेसर जो है शिल्प जो नागर और द्रविड़ शैली के एक मिश्रित स्वरूप के रूप में जाना जाता है। एक स्वतंत्र शैली भी यहाँ पर है। राष्ट्रकूट हो गए, चालुक्य हो गए, होयसल शासक हो गए, इनके शासनकाल में जो बेसर शैली के निर्माण शैली आपको देखने को मिलती है। इस शैली के मंदिर कर्नाटक महाराष्ट्र में मूल रूप से देखने को मिलते हैं। कन्नड़ जो शब्द है बेसर से बना है जिसका अर्थ होता है बेहतर एवं नया रूप। हालांकि कुछ शिल्पकार इसे संस्कृत के शब्द विहार के अपभ्रंश का स्वरूप मानते हैं जिसका अर्थ भ्रमण के लिए विस्तृत जगह यहाँ पर मानी जाती है। वहीं बौद्ध और जैन विहार इसी अर्थ में यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं। अन्य शैलियों की बात करें, अन्य मंदिर निर्माण शैलियां यहां पर देखें तो एक है कलिंगा शैली। ऐसे मंदिर आपको उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में हैं। इसमें 3 प्रकार के रेखा देवला, पीड़ा देवला और खाखरा देवला, और देवला का अर्थ होता है मंदिर। तो मंदिर निर्माण की यहां पर 3 शैली हैं जो कि कलिंग शैली में है। इसी तरह चंपा शैली जो वियतनाम में 6 से 16वीं शताब्दी के मध्य यहाँ पर चंपा साम्राज्य के राजाओं ने इस हिंदू मंदिर यहाँ पर बनवाए और सभी लाल ईंटों के बने आपको मंदिर हैं जिन्हें हम चंपा शैली के अलग विशेषता है। और इंडोनेशियाई जो शैली है, हिंदू और बौद्ध मंदिर इसी शैली में आपको इंडोनेशिया में बनाए गए हैं। फिलिप राउसन की किताब द आर्ट ऑफ द साउथ एशिया में 7वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य इस तरह के मंदिरों के निर्माण की शैली आपको देखिए मिलती है। इसी तरह दक्षिण भारत में विकसित जो प्रादेशिक जो शैलियां रही हैं जैसे कि द्रविड़ शैली जो है वो 7 से 8वीं शताब्दी के मध्य दक्षिण भारत के पल्लव शासकों के द्वारा तमिलनाडु, महाबलीपुरम, कांचीपुरम के शैलीकृत संरचनात्मक मंदिरों में आपको द्रविड़ मंदिर के स्थापत्य के नमूने आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद जो चोल शासक हैं इसी शैली में अपने निर्माण को और आगे बढ़ाते हैं।
उसको परिष्कृत कराते हैं, परिपक्वता के उच्च स्तर तक इसे पहुंचाते हैं। एग्जाम्पल के स्वरूप में आप देख सकते हैं जैसे तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। द्रविड़ शैली के स्थापत्य की अगर हम प्रमुख विशेषताओं को अगर हम देखें तो इसमें सीढ़ीदार पिरामिड नुमा आकार के मंदिर हैं, विमान की उपस्थिति देखने को मिलती है, मंदिरों में प्रतिमाओं और अंकन युक्त गोपुरमों का निर्माण है, वहीं मंदिरों में जलाशय की भी आपको उपस्थिति देखने को मिलती है। गर्भगृह की बात करें तो प्रवेश के द्वार पर द्वारपालों की भयानक आकृतियां भी मंदिर के गर्भगृह में देखने को मिलती हैं। दीवारों और स्तंभों पर वास्तुकला का यहाँ पर डिजाइन देखने को मिलता है और मंदिरों के चारों ओर यहाँ पे चार दीवारी का भी निर्माण किया गया है। बेसर शैली जो है कर्नाटक में देखा हमने, चालुक्य कालीन है और होयसल कालीन अनेक शैलियों के संस्करण समावेशन से युक्त यहाँ पर आपको बेसर शैली देखने को मिलती है। इसमें देखा है पटक्कल में स्थित आपको विरूपाक्ष मंदिर, पापनाथ मंदिर, एहोल दुर्गा मंदिर और आपको बेलूर का चिन्ना केशव मंदिर इसी शैली के आपको प्रमुख यहाँ पर एग्जाम्पल हैं। तो ये कुछ आपको हमने उत्तर प्रदेश की निर्माण शैलियों के साथ साथ यहाँ पर दक्षिण भारत के संदर्भ में यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स को भी देख लिए मंदिर निर्माण शैली के संदर्भ में, उसका आपका एक रिवीजन हो गया। अंतिम कुछ पॉइंट और हैं और उसके साथ यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर के जो इंपॉर्टेंट यूपी विशेष आपको हमने यहाँ पर आर्ट कला में स्थापत्य, वास्तुकला और चित्रकला को हमने यहाँ पर देख लिया, उनसे संबंधित व्यक्तित्व, मंदिर निर्माण शैलियाँ, स्थापत्य एग्जाम्पल जो भी आपके एग्जाम में बन सकता है। द्रविड़ में देखा है तनागर शैली के मंदिर स्थापत्य विशेषताओं का मिश्रण और समावेशन है और मुख्य पूजा स्थल वेदी की बाहरी दीवारों का अलंकरण भी इसमें देखने को मिलता है। मानव आकृतियों जैसे कि रामायण महाभारत के नायकों, प्रेमी युगल, मिथुन की आकृतियों का अंकन भी इस शैली के स्थापत्य में मूल रूप से दिखाई देता है। वहीं भारी मात्रा में सजावट बेलूर के चिन्ना किशन मंदिर में आपको देखने को मिलता है, उसके एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान रखना है। मंदिरों की दीवारों पर आपको देखा जाए तो स्तंभ हैं, हिंदू पौराणिक के आख्यान आपको देखने को मिलेंगे, भित्ति चित्रों का निर्माण आपको इसमें किया गया है। इसी तरह कल्याण मंडपों की बात करें तो ये नवीन मंडपों का इसमें कल्याण जो मंडप है उनको नवीन मंडपों के रूप में विकसित किया गया है। सरोवरों के साथ मंदिरों का निर्माण है, जैसे हरे राम मंदिर में, विरूपाक्ष मंदिर में, रघुनाथ मंदिर है, विट्ठल मंदिर है और महानवमी डब्बा इत्यादि मंदिरों में आपको तालाबों का भी निर्माण किया गया है। तो ये कुछ आपको एग्जाम्पल हैं, सरोवर हैं उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति के साथ साथ उसके कैसे कंपैरिजन के तौर पे जो पक्ष हैं उनको भी हमने यहाँ पे देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे उत्तर प्रदेश के अन्य घटनाक्रमों को लेकर, अन्य टॉपिक्स को लेकर संपूर्ण रिवीजन सीरीज यहाँ पर करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।